वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। आज हम देखेंगे क्वांटम केमिस्ट्री, उसका एक क्विक रिवीजन। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये एक क्विक रिवीजन है। इसमें हम सिर्फ फॉर्मूलेज देखेंगे, इम्पॉर्टेंट, सब एक जगह। हम डिटेल नहीं देखने वाले, बस क्विकली सारे फॉर्मूलेज देखेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, फर्स्ट हम देखेंगे सम मैथमेटिकल फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम केमिस्ट्री में, आपके कहीं ना कहीं यूज़ आते हैं। कम्यूटेटर के क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी निकालने के क्वेश्चन में और काफ़ी जगह आते हैं, नॉर्मलाइजेशन निकालने में। तो देखिए, सिंपल फॉर्मूले नहीं, हम थोड़े जो मोस्टली यूज़ आते हैं वो देखेंगे। देखिए, पहला है डिफ्रेंसिएशन का साइन ए एक्स का। आपको पता है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन अगर ए आ जाए, ए एक्स आ जाए, ए हमारा कांस्टेंट है, तो वो ए क्या होता है, तो ए टर्म बाहर आ जाएगी कांस्टेंट, और बाकी जो पूरा टर्म है वो कॉस ए एक्स ही रहेगा। सिमिलरली डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस ए एक्स को, ए कांस्टेंट है आपका, माइनस ए बाहर होगा और साइन ए एक्स आ जाएगा। वैसे इंटीग्रेशन में आपको पता है, इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स का तो माइनस कॉस एक्स होता है। वैसे अगर ए कांस्टेंट आ जाए एक्स के साथ तो वही रहेगा माइनस कॉस ए एक्स, बट दिस टाइम जो कांस्टेंट वो डिवाइड में होगा। इन डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई में था और इंटीग्रेशन में डिवाइड पे होगा। सिमिलरली कॉस ए एक्स का भी वही होगा, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। देखिए, अगर आपको कॉस 2 थीटा दिया है तो उसको हम एक्सपेंड करके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप उसे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, या तो आप उसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। दूसरा है साइन 2 थीटा, उसे आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब इंटीग्रेट करते हैं हम साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स से, मतलब बी आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उसका फॉर्मूला होता है x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4b साइन 2bx। सिमिलरली इंटीग्रेट करेंगे आप कॉस स्क्वायर बी एक्स को, तो उसका रिजल्ट होता है x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई 4b साइन 2bx। नेक्स्ट देखिए, हम देखेंगे ऑपरेटर। देखिए, ऑपरेटर एक एंटिटी है जो कि फंक्शन पे लगता है और कुछ प्रोडक्ट देता है। एक तो देता है वो कांस्टेंट, और दूसरा देता है वो कोई और फंक्शन या सिमिलर वही फंक्शन जिस पे वो ऑपरेट हुआ है। तो देखिए, ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स आपका ऑपरेटर है, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी आपका ऑपरेटर है। वैसे डी बाई डी वाई भी आपका ऑपरेटर है, आपका इंटीग्रेशन आपका ऑपरेटर है। ये सारे जो भी है वो ऑपरेटर हैं। और ऑपरेटर देखिए हमेशा लेफ्ट साइड से ऑपरेट होता है, मतलब आपका ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा और आपका जो फंक्शन है वो हमेशा राइट साइड में रहेगा। दूसरी चीज, अगर आपको दिया है कि ऑपरेटर का स्क्वायर आपको ऑपरेट करना है किसी भी फंक्शन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑपरेटर का जो भी आपको ऑपरेटर दिया है उसका पहले स्क्वायर करेंगे उसके बाद उसे ऑपरेट करेंगे। नहीं, ऑपरेटर का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आप ऑपरेटर को देखिए 2 टाइम्स लिखिए, पहले आप फंक्शन को इस सिंगल ऑपरेटर से ऑपरेट कीजिए, जो भी आपका रिजल्ट आता है उसको दोबारा से सेम ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं ऑपरेटर की। जैसे ऑपरेटर हमेशा लीनियर होना चाहिए, मतलब अगर आपके पास 2 फंक्शन है, आप दोनों फंक्शन को प्लस करें, उसके बाद जो ऑपरेट करके रिजल्ट आएगा वो इक्वल होना चाहिए इंडिविजुअली दोनों फंक्शन पे जब ऑपरेटर ऑपरेट हो। जैसे कि देखिए, एफ प्लस जी करेंगे आप, दोनों फंक्शन है एफ और जी, उनको प्लस किया, ऑपरेटर से ऑपरेट किया, जो भी रिजल्ट आया वो इक्वल होना चाहिए जब इंडिविजुअली ए ऑपरेटर एफ के साथ ऑपरेट कर रहा है प्लस जी ऑपरेटर ए के साथ ऑपरेट कर रहा है। जो रिजल्ट आ रहा है आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए, नेक्स्ट आपका ऑपरेटर है वो हमेशा लीनियर होना चाहिए, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री में हम लीनियर ऑपरेटर ही यूज करते हैं। जैसे आपका डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन, ये आपके लीनियर ऑपरेटर हैं। और जो आपका नॉन लीनियर ऑपरेटर है वो क्वांटम केमिस्ट्री में यूज नहीं आता, जैसे लॉग, ln, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं लीनियर मोमेंटम। देखिए, लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। ये तो था अगर आपका लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में है। अगर आपका लीनियर मोमेंटम, अगर आप 3D में लेते हैं इसे, तो आपका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड। तो देखिए, ये आपका लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर हो गया। आप इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे किसी भी फंक्शन में तो आपको लीनियर मोमेंटम की वैल्यू देगा। नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, वो होता है माइनस एच कट स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें क्या है कि ये भी एक्स डायरेक्शन भी, अगर आपको सिर्फ वन डायरेक्शन दिया हुआ है तो आप ये यूज करेंगे। अगर आपको 3D दिया हुआ है तो x, y, z तीनों टर्म आ जाएंगी। देखिए अब क्या है कि जो उसकी वैल्यू आई है माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर m, ये कैसे आई आप सोच रहे होंगे। तो जो h कट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो सिंपल h कट स्क्वायर में आप इसका फॉर्मूला डाल देंगे h बाई 2 पाई का, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है हैमिल्टोनियन। देखिए हैमिल्टोनियन जो है वो ऑपरेटर है टोटल एनर्जी का, मतलब काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी होगी। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो एनर्जी का ऑपरेटर है, मतलब आप किसी भी फंक्शन में हैमिल्टोनियन लगाएंगे तो आपको वो हैमिल्टोनियन उस फंक्शन की जो एनर्जी है वो देगा। तो जैसे उसका फॉर्मूला है माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, जो उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है जैसा आपको, वो लैप्लेशियन होता है, प्लस v एक्स वाई जेड, मतलब आपका v मतलब पोटेंशियल एनर्जी है एक्स वाई और z डायरेक्शन में। देखिए जो उल्टा ट्रायंगल है ये कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि जो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड है, इसको हम लैप्लेशियन बोलते हैं, उल्टे ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन सब में स्क्वायर लगाए तो लैप्लेशियन का स्क्वायर हो गया। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं, जिसका जो भी प्रोडक्ट है वो है आर, क्रॉस प्रोडक्ट है पी का। देखिए आर आपका डिस्टेंस वाला टर्म है और पी आपका लीनियर मोमेंटम है। ये वेक्टर क्वांटिटी है आई जे के, ये पर्टिकुलर वेक्टर बता रहे हैं आपको। देखिए जो आई के साथ जो टर्म है वो एल एक्स की टर्म है, जो जे के साथ है वो एल वाई की टर्म है, और जो के साथ है वो एल जेड की टर्म है। अगर आपको पर्टिकुलरली एल एक्स पूछा है तो आप ये लिखेंगे y पी जेड माइनस जेड पी वाई। ओके, अब देखिए सिंपल इसको याद रखने का तरीका क्या है, सिंपल आई जे के लिख दीजिए। उसके बाद देखिए आप फर्स्ट तो आप एल एक्स के लिए निकालेंगे, x के बाद क्या आता है y, y के बाद क्या आता है z। बस आपको यही याद रखना है कि जो फर्स्ट टर्म होगी वो डिस्टेंस की होगी, नेक्स्ट वाली लीनियर मोमेंटम की होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, एल एक्स के लिए निकाल रहे हो तो पहले y टर्म लिखोगे डिस्टेंस की, फिर लीनियर मोमेंटम की टर्म लिखोगे, y के बाद क्या आता है z, तो पी जेड। अब माइनस आगे वापस से जो आपने टर्म लिखी है वाई जेड, उसको आप रिवर्स कर दीजिए, लेकिन आगे जो है वो डिस्टेंस की टर्म आनी चाहिए और पीछे लीनियर मोमेंटम की। तो पहले पीछे जेड था, अब आगे जेड होगा और पीछे y होगा। सिमिलरली अब आपको एल वाई निकालना है तो y की टर्म तो आएगी नहीं, y के बाद क्या आता है z, तो डिस्टेंस की टर्म आ गई z। उसके बाद z के बाद अगर सर्कल में आप घूम रहे तो z के बाद वापस से x आएगा, तो आप px लिखेंगे, माइनस फिर x इस बार पीछे था तो इस बार x का जो डिस्टेंस वाला टर्म है वो आगे होगा और जो z है वो वापस से पीछे होगा। सिमिलरली आप lz के लिए भी ऐसे ही करेंगे। बाकी इसका एक दूसरा टर्म भी है जो डिटर्मिनेंट के थ्रू हम निकालते हैं लॉन्ग टर्म, ये जो फॉर्मूला जहाँ से निकला, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम कम्यूटेटर। देखिए कम्यूट मतलब सिंपल होता है कि दो आपके पास एंटिटी है, आप उन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला। तो देखिए इसमें सिंपल क्या, आपके पास ऑपरेटर दिए हैं ए और बी। अब ये क्या है, इक्वल टू अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये कम्यूट करते हैं। देखिए आप पहले क्या कीजिए, पहले ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो निकालिए, उसके बाद आप बी और ए, क्योंकि देखिए ऑपरेटर की प्लेस चेंज होने का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप ऑपरेटर का प्लेस चेंज कर दे, उसकी जगह आगे पीछे कर दे, तो आपके आंसर में काफी डिफरेंस आ सकता है। इसलिए अगर आप ए और बी को ऑपरेट करते हैं, उसके बाद आप बी और ए को ऑपरेट करते हैं उनकी जगह एक्सचेंज करके, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब वो कम्यूट करते हैं, वो एक दूसरे की जगह चेंज करने के बाद भी सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो मतलब वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं। अब देखिए सिंपल इसका मतलब ये भी होता है कि अगर ये दोनों सेम है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर आप इन दोनों को माइनस कर दे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो सिंपली इसलिए कहते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 0 अगर वो कम्यूट करते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है ए बी माइनस बी ए। अब दोनों वैल्यू सेम है तो मतलब अगर इसकी वैल्यू भी 5 आ रही है फर्स्ट की और सेकंड की भी 5 आ रही है, अगर आप उनको माइनस करेंगे तो ऑफ कोर्स 0 आएगा, तो मतलब 0 आ रहा है तो ये कम्यूट कर रहे हैं। दूसरी चीज, ए और बी अगर 0 नहीं है इक्वल तो उनकी कुछ वैल्यू आती है। काफी बार आपके एग्जाम में यही आता है, आपको 2 ऑपरेटर देते और उनसे आपसे उनकी वैल्यू पूछते। तो सिंपल ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये सिंबल होता है कम्यूटेटर, आपको कम्यूटेटर वाला फॉर्मूला लगा के इससे सॉल्व करना है और जो वैल्यू आ रही है वो बताना है। देखिए अगर ए बी इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब ए बी जो है ऑपरेटर उनकी कुछ और वैल्यू होगी और आपने उनका प्लेस चेंज कर दिया बी ए, तो उसकी कुछ और वैल्यू होगी।
तो जिसकी वजह से वो जीरो नहीं होते, तो ये नॉन कम्यूटेटर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए अब इसको ऑपरेट कैसे करना है। देखिए एक क्वेश्चन में जैसे आपके पास दो ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स और दूसरा है एक्स, ठीक है, एक्स डिस्टेंस का टर्म है, तो ये दोनों ऑपरेटर हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहले तो आप डी बाई डी एक्स और x लेंगे, ठीक है, इनटू में x, उसके बाद आप एक फंक्शन लगाएंगे माइनस, आप क्या करेंगे आप x को पहले लिखेंगे, dx को बाद में लिखेंगे, फिर उसमें एक फंक्शन, उन दोनों से एक फंक्शन को ऑपरेट करेंगे, लेट्स से f ऑफ x, ओके। तो अब इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद अगर आपके पास वैल्यू जीरो आती है तो ठीक है, कम्यूट करते हैं, वैल्यू जीरो नहीं आ रही, कुछ और वैल्यू आ रही है तो ये कम्यूट नहीं करते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अगर आपका ए बी आप कम्यूट करवा रहे हैं और उसके बाद आपका क्या होता है, ए बी की जो वैल्यू है वो सिमिलर आती है बी ए के, बट विद नेगेटिव साइन, तो वो एंटी सिमेट्रिक कम्यूटर होते हैं। देखिए अब हम कुछ कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए फर्स्ट है, सपोज आपके पास दो ऑपरेटर है ए एंड बी, आप क्या है कि ऑपरेटर ए के साथ कोई कांस्टेंट है ए स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल ए इज ए कांस्टेंट, तो क्या होता है वो इन टोटल कॉमन आ जाता है ब्रैकेट से बाहर, मतलब समझ लीजिए यहाँ 5 है तो 5 कॉमन बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लीनियरिटी, इसमें क्या होता है ए है सिंगल और बी प्लस सी एक है, ओके, एक टर्म है बी प्लस सी और एक है ए, तीनों ऑपरेटर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पहले ए को बी से कम्यूट कराएंगे, फिर आप प्लस ए को सी से। देखिए प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, जिस प्लेस में है वो उसी प्लेस में आपको रखना है, थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो आपका आंसर गलत आ सकता है या दूसरा आ सकता है। देखिए नेक्स्ट है ए है, अब क्या है, पहले तो ए बी प्लस में थे, अब ए बी इनटू में है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ए और बी को कम्यूट कराएंगे। देखिए सी पीछे है तो सी ब्रैकेट के पीछे ही आएगा, आप इसकी जगह चेंज मत कीजिएगा। नेक्स्ट प्लस, अब आप ए को सी के साथ कराएंगे, ए को सी के साथ कम्यूट करिए और जो बी है वो आगे है सी से, तो ब्रैकेट के आगे आएगा, इससे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। देखिए आप जब भी दो पोजीशन की टर्म को कम्यूट कराएंगे उसका आंसर हमेशा जीरो ही आएगा, जैसे एक्स एंड वाई, ये दोनों पोजीशन की टर्म है। और देखिए आपको जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी डिस्टेंस का ही टर्म है, जैसे वी एक्स वी वाई वी जेड, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है एक्स और वाई डायरेक्शन में, ये भी डिस्टेंस का टर्म ही होता है या फिर पोजीशन का टर्म कह सकते हो आप। तो ये भी अगर एक्स से कम्यूटेटर में आप डाल रहे हो तो ये जीरो ही आएगी। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं वो टर्म जो कम्यूट करते हैं आपस में, कम्यूट मतलब जिनका वैल्यू जीरो आती है। तो पहला तो है जैसे ए मतलब अगर आप सेम ऑपरेटर को आपस में कम्यूट करा रहे हो तो वो उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी, मतलब वो आपस में कम्यूट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर आप किसी भी ऑपरेटर की पावर के साथ उसको कम्यूट कराने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी कम्यूट होगा। अब नेक्स्ट है कांस्टेंट के साथ, आप किसी भी ऑपरेटर को किसी भी कांस्टेंट, मतलब आपके पास कोई ऑपरेटर है ए और आप उसे 5 के साथ कम्यूट करा रहे हो तो वो जीरो ही होगी। नेक्स्ट देखिए px और y, px और y मतलब px आपका लीनियर मोमेंटम है x डायरेक्शन में और y आपका डिस्टेंस है y डायरेक्शन में, तो ये भी आपस में कम्यूट करेंगे, ये इनकी वैल्यू भी जीरो होगी। नेक्स्ट देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, जो भी मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम वो क्या है, वो किसी भी और डायरेक्शन किसी और वेरिएबल के साथ कम्यूट करेगा, मतलब अगर px है तो वो py और pz के साथ कम्यूट करेगा, अगर py है तो वो y के साथ नहीं करेगा बट x और z के साथ करेगा। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो अपने सेम वेरिएबल के साथ कम्यूट करता है, बाकी किसी और वेरिएबल के साथ कम्यूट नहीं करेगा। तो ये दो चीजें याद करनी है आपको, लीनियर मोमेंटम एकदम डिफरेंट बिहेव करता है और एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट। अब देखिए इसमें भी जो एंगुलर मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम के सेम वेरिएबल के साथ कम्यूट करेगा बट किसी और वेरिएबल के साथ कम्यूट नहीं करेगा, जैसे Lx p y के साथ कम्यूट करके जीरो नहीं होगा, ओके, वो नॉन कम्यूटेटर होगा, तो याद रखना आप ये टर्म। नेक्स्ट देखिए जो t होता है, कभी कभी आपको t ऑपरेटर दिया होता है, t ऑपरेटर जो होता है वो होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी, जैसे px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, इन टोटल इन सबका स्क्वायर होता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे वो टर्म जो नॉन कम्यूटेटर होते हैं, जैसे देखिए d/dx। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाता है, तो सिंपल उस टाइम पे क्या होता है, एग्जाम पे प्रेशर भी होता है, तो बहुत सारी चांसेस होती है सिली मिस्टेक होने की। तो अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लेंगे तो क्या आपका टाइम भी बचेगा और आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। वरना अगर आपको होती है तो आप लॉन्ग टर्म से वैसे भी कर सकते हैं, बट वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। देखिए पहला तो जब आप d/dx को कम्यूट करा रहे होते हैं x की पावर n के साथ, तो बाय डिफॉल्ट क्या है कि इसकी वैल्यू सेम वही होती है जो आप जब डिफरेंशिएट करोगे x n को, तो जैसे उसकी वैल्यू होती है n कांस्टेंट आगे आ जाता है, x की पावर n-1 हो जाता है। तो सिंपल बाय डिफॉल्ट इसका रिजल्ट भी वही होता है। देखिए मैंने आपको कहा था ऑपरेटर की जो पोजीशन होती है वो बहुत मैटर करती है। अब यहाँ पे आपने सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज कर दी, मतलब x की पावर n को आपने आगे कर लिया और d/dx को पीछे कर लिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, चेंज जो आया वो माइनस का आ गया, -n x n-1। नेक्स्ट हम देखें जब ऑपरेटर x और px टू द पावर n ऑपरेट करते हैं। देखिए सिंपल, आपको इसमें कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, बस सिंपल लॉजिक देखिए। px का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा एच कट। ठीक है, तो सिंपल आप माइनस आयोटा एच कट लिख दीजिए। उसके बाद एक बात बताइए, जो px है उसमें डेल बाई डेल एक्स का एक टर्म आता है, और आपने देखा है जब भी डेल बाई डेल एक्स पीछे है x से तो क्या है, माइनस टर्म आ रहा है। आपका आयोटा के साथ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बाकी आपको पता ही है जो पावर है वो आगे आ जा रही है और जिस पे भी पावर है उस पे n-1 हो जा रहा है। अब सिमिलरली हम नेक्स्ट में देखते हैं जब हमने ऑपरेटर की प्लेस चेंज कर दिया है, तो इसमें क्या है, देखिए p के साथ क्या आ रहा है, माइनस आयोटा एच कट है, आप सिंपल माइनस आयोटा एच कट लिख दीजिए। n है, n की पावर आगे आ जाएगी, और px क्या है, px n-1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि ये जो px है इसके साथ डेल बाई डेल x है का टर्म है, मतलब जब भी डेल बाई डेल x आगे होता है तो माइनस टर्म नहीं आती, पॉजिटिव आती है, तो सिंगल माइनस आयोटा एच कट का माइनस बचा हुआ है, तो ये टर्म माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे Lx और y। Lx आपका एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर है और y आपका पोजीशन का ऑपरेटर। जब ये आपस में कम्यूट करेंगे तो देखिए क्या होगा, आयोटा एच कट और z। देखिए सिंपल, मैंने आपको ये बताया था पहले कि जब एंगुलर मोमेंटम क्या है, सिर्फ अपने वेरिएबल के साथ ही कम्यूट करके जीरो होता है, बाकी सब के साथ कम्यूट नहीं करता। तो सिंपल आप क्या करेंगे, देखिए ये बहुत इजी है। अगर आपके पास Lx है और उसके बाद y पोजीशन का टर्म है, तो Lx के साथ जो भी दूसरा टर्म होता है, चाहे वो डिस्टेंस का हो, चाहे वो पोजीशन का हो, या चाहे वो लीनियर मोमेंटम का हो, बस आप वेरिएबल देखेंगे और वो सर्कुलर में हो, मतलब साइक्लिक हो, XYZ तो प्लस होगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है या फिर साइक्लिक प्रोसेस में सही, या तो साइक्लिक वे में नहीं है तो माइनस लगेगा, जैसे x y। अब देखिए Lx के साथ पोजीशन का ऑपरेटर है तो रिजल्ट भी पोजीशन का ही टर्म आएगा, जैसे Lx के साथ y है तो बचा क्या, z। वैसे ही देखिए y इस बार आगे है और Lx पीछे, जबकि y के बाद z आता है, बट यहाँ पे उल्टा है, तो आपके पास आगे क्या होगा, माइनस आयोटा एच कट। माइनस आयोटा एच कट तो हर किसी में होगा, चाहे आपका एंगुलर मोमेंटम पोजीशन के साथ है या फिर आपका एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम के साथ है। तो देखिए आयोटा एच कट तो सबके साथ है, माइनस और प्लस डिपेंड करेगा कि वो साइक्लिक बिहेवियर शो कर रहा है कि नहीं, जैसे x के बाद y के बाद z। ठीक है, और दूसरी बात, जो आपका आयोटा एच कट के साथ जो तीसरी टर्म है, अगर आपका एंगुलर मोमेंटम पोजीशन के साथ ऑपरेट कर रहा है तो पोजीशन टर्म आएगी, पोजीशन की टर्म आएगी। लेकिन अगर आपका जो एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर है वो लीनियर मोमेंटम के साथ कर रहा है तो लीनियर मोमेंटम की टर्म आएगी। ओके, तो अब इसमें देख लेते हैं। देखिए x के बाद y आता है, बट यहाँ z है तो y तो आंसर में होगा लेकिन माइनस के साथ। नेक्स्ट देखिए y सर्कुलर या साइक्लिक वे में नहीं है तो माइनस और बचा z। नेक्स्ट देखिए y के बाद z आता है, ओके, तो मतलब पॉजिटिव आएगा और बचा क्या, x। सिंपल, यहाँ पे भी आपका जो x है उसके बाद क्या था, y के बाद z, बट यहाँ पे pz होगा क्योंकि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम के साथ है। सिमिलरली x z, देखिए उसके बाद क्या होगा, y, मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक वे में है तो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देखिए Lx और Ly क्या होगा, अब एंगुलर मोमेंटम के साथ एंगुलर मोमेंटम ही है तो आयोटा एच कट के साथ एंगुलर मोमेंटम का ही टर्म आएगा। अब देखिए x y, तो उसके बाद क्या आएगा, z, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में है ये तो इसमें पॉजिटिव ही आएगा। अब ये क्या है, y x, देखिए ये एक साइक्लिक वे में नहीं है
तो आएगा तो आंसर LZ लेकिन माइनस के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर। देखिए जो भी हम क्वांटम केमिस्ट्री में जो भी ऑपरेटर यूज करते हैं वो मोस्टली हर्मिशियन ऑपरेटर ही होता है, या वो हर्मिशियन ऑपरेटर ही हम यूज करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ऑपरेटर हर्मिशियन है? देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, सिंपल। आप इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन के कंजुगेट को, फिर ऑपरेटर को और फंक्शन को। दूसरी तरफ आप इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, ऑपरेटर के कंजुगेट को और फंक्शन के कंजुगेट को। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो भी इंटीग्रेशन है अगर वो इक्वल आता है तो इसका मतलब आपका जो ऑपरेटर है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। देखिए कंजुगेट का जो स्टार है उसका मतलब सिंपल होता है कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। देखिए इसमें सिंपल कुछ नहीं है, अगर आपके ऑपरेटर या फिर आपके फंक्शन में आई है, आयोटा है, तो आप सिंपल जब भी अगर ऑपरेटर पे स्टार है आप क्या करेंगे, आई की जगह माइनस आई लिख देंगे। अगर फंक्शन में आपका आई है और आप उस फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं तो आप सिंपल माइनस आई कर देंगे। देखिए इन सारी चीज़ों को हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन का उसमें देखेंगे। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हर्मिशियन एडजॉइंट। बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, सिंपल आपको दिया रहता है कोई भी ऑपरेटर और आपको उसका एडजॉइंट निकालना होता है, हर्मिशियन एडजॉइंट। तो ये कुछ उसके फॉर्मूलेज हैं या प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। जैसे अगर आपके ऑपरेटर के ऊपर ये प्लस जैसा साइन दिख रहा है आपको, ये डैगर होता है, तो आप उस ऑपरेटर का हर्मिशियन एडजॉइंट करेंगे। सपोज आपके पास दो ऑपरेटर A एंड B, आप उसमें डैगर लगा रहे तो सिंपल क्या होगा, उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और इंडिविजुअली दोनों में डैगर लग जाएगा। जैसे A B पे डैगर लगाया आपने तो इसका जो आप ऑपरेट करेंगे वो होगा B डैगर A डैगर। अब अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट के साथ आपका ऑपरेटर है, जैसे A स्मॉल a आपका कांस्टेंट है, कोई मान लीजिए 5 4 6 और A आपका ऑपरेटर है, उस पे अगर आप इस टर्म पे आप अगर डैगर लगा रहे हैं तो कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा और A पे आपका अलग से डैगर लगेगा। देखिए सिंपल ये है कि जो A है अगर आपके पास I है तो सिंपल आप माइनस I कर देंगे। नेक्स्ट है A प्लस माइनस B डैगर। सिंपल अगर A प्लस B है, A माइनस B है, तो आप उस पे डैगर लगाए इस पूरे टर्म में, तो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअली दोनों में डैगर लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए अगर डिफरेंशिएशन का होता है आपका जो डेल बाई डेल एक्स है, अगर उस पे डैगर है तो उसका जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है माइनस डेल बाई डेल एक्स। देखिए नेक्स्ट है पोजीशन में जब भी डैगर लगाएंगे तो वो सेम पोजीशन टर्म ही देगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेटर का स्क्वायर है या ऑपरेटर का क्यूब है, कोई भी पावर में है और आप उस पर डैगर लगा रहे हैं तो पहले उस ऑपरेटर पे डैगर लगेगा फिर पावर लगेगी, मतलब डैगर लगाने के बाद जो भी टर्म आएगी उसका पावर होगा। नेक्स्ट अगर आपके पास आप 2 बार डैगर लगा रहे हैं तो वो कैंसिल आउट होके ऑपरेटर सेम वही रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था ऑपरेटर जब भी किसी फंक्शन पे ऑपरेट करता है तो वो 2 टर्म देता है, एक तो आपका कांस्टेंट टर्म और दूसरा आपका कोई फंक्शन देता है। देखिए अगर ऑपरेटर ने सेम फंक्शन दिया है जिस पे वो ऑपरेट हुआ है, वही फंक्शन उसने वापस से दिया है, तो हम उसे कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। उसमें जो आपका ए होता है वो उसे हम आइगन ऑपरेटर कहेंगे, साई आपका आइगन फंक्शन हो जाएगा और ए आपका आइगन वैल्यू हो जाएगी। ए आपका कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी और जो साई है वो दोनों साइड सेम होगी, मतलब ऑपरेटर के ऑपरेट करने के बाद भी आपका फंक्शन सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए अगर ये 2 टर्म आती हैं आपको स्टेटमेंट के थ्रू पूछ सकता है। जैसे अगर आपके पास 2 फंक्शन है, फंक्शन 1 और फंक्शन 2, ये दोनों एकदम डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। अब ये डीजेनरेट फंक्शन तब होंगे, डीजेनरेट मतलब इनकी एनर्जी सेम होगी जब अगर आप किसी एक ऑपरेटर को, सेम ऑपरेटर को डिफरेंट फंक्शन में ऑपरेट करा रहे हैं बट दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि साई 1 और साई 2 डीजेनरेट एनर्जी फंक्शन है, मतलब सेम एनर्जी है दोनों फंक्शन की। अगर देखिए सिमिलरली आपके पास वही साई 1 और साई 2 2 डिफरेंट फंक्शन है, अब क्या है कि आप सेम ऑपरेटर को ऑपरेट करा रहे हो, ए को ही आपने दोनों से ऑपरेट कराया, बट इस बार आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है या जो आइगन वैल्यू है वो डिफरेंट आई, A1 और A2 आई अलग अलग। तो इस केस में क्या होता है, साई 1 और साई 2 आपकी नॉन डीजेनरेट एनर्जी फंक्शन है, मतलब दोनों की एनर्जी सेम नहीं है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए आपको ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं, उनकी आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता लगा सकते। आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा। तो क्या होता है कि हम एग्जैक्ट
पोजीशन तो नहीं बता सकते कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहाँ हैं एक पूरे एटम में, जो कि खुद ही इतना छोटा होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में हम प्रोबेबिलिटी होती है कि मे बी कोई पार्टिकल इस रीजन में हो सकता है। तो सिंपल क्वांटम में प्रोबेबिलिटी से ही हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकते हैं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स में इसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, आपका जो भी फंक्शन है और उसका कंजुगेट, और जो आपका डेल पाई जो आपको दिख रहा है जो लास्ट वाला टर्म, वो वॉल्यूम एलिमेंट्स होती हैं। ए और बी आपका वो रीजन होता है जिसमें आप वो प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। जैसे ए और बी रीजन के बीच में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मिल सकता है। अब देखिए दूसरा क्या है कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो आपका जो ये टर्म है साई कंजुगेट और साई जो भी फंक्शन का कंजुगेट और फंक्शन है वो नॉर्मलाइज होना चाहिए। नॉर्मलाइज मतलब जब आप इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। देखिए आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार आपको दिया होता है कि आपको इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है या तो फिर आपको ये बताना है कि नॉर्मलाइज है या नहीं है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, फंक्शन और उसका कंजुगेट को, कंजुगेट मतलब सिंपल आपके पास आई आयोटा है तो आप उसे माइनस आयोटा कर देंगे इन प्लेस जब कंजुगेट लिखेंगे आप फंक्शन का, और उन दोनों को इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालेंगे। अगर 1 आती है तो ठीक है, नॉर्मलाइज है। अगर 1 नहीं आती तो हम देखेंगे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, लेकिन फिलहाल के लिए 1 आती है तो ठीक है, वो नॉर्मलाइज है। अगर 1 नहीं आती तो आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आ रही है उसका रेसिप्रोकल लेंगे और उस पर रूट लगा देंगे। ये हम वैसे क्वेश्चन वाली वीडियो में देखेंगे, बट अभी के लिए आप इतने से समझ जाइए। देखिए नेक्स्ट है जो आपका वॉल्यूम एलिमेंट है वो हर सिचुएशन में अलग अलग होता है। जैसे हम श्रोडिंगर की एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो पार्टिकल इन बॉक्स, SHO, रिजिड रोटर और हाइड्रोजन एटम, तो सबके लिए वॉल्यूम एलिमेंट डिफरेंट है। देखिए अगर हम 1D, 2D और 3D की बात करें तो 1D के लिए सिर्फ dx एक ही डायरेक्शन में है, 2D के लिए dx एंड dy, 3D के लिए dx, dy एंड dz। सिमिलरली SHO के लिए भी यही होता है। अब देखिए जो रीजन होता है मेनली तो हम PIB के लिए, पार्टिकल इन बॉक्स के लिए 0 से L के बीच में लेते हैं रीजन, बट ये वेरी भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जरूरी नहीं है ये फिक्स हो। देखिए नेक्स्ट है रिजिड रोटर के लिए जो आपका वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो डेल फाई होता है, और ये फाई की जो वैल्यू होती है वो 0 से 2 पाई तक होती है। नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम है, वो भी जो 3 डायमेंशन में होता है, लेकिन यहाँ पे आप XYZ डायरेक्शन यूज नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है कुछ रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट भी आते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स आते हैं, जिसकी वजह से हम XY यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं R, थीटा और फाई। देखिए पहला तो जो आपका R होता है वो 0 से इन्फिनाइट होता है, जो आपका थीटा होता है वो 0 से पाई होता है, और जो पाई होता है वो 0 से 2 पाई होता है। नेक्स्ट जो वॉल्यूम एलिमेंट है R का होता है R² dr, नेक्स्ट थीटा का होता है साइन थीटा d थीटा, और फाई सिंपल d फाई होता है। अब एक चीज आपको याद करने वाली चीज ये है कि देखिए बहुत बार क्या होता है ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम आपको एंगुलर पार्ट नहीं दिया होता है, सिर्फ आपको रेडियल पार्ट दिया होता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में वॉल्यूम एलिमेंट चेंज हो जाता है, तो उसका वॉल्यूम एलिमेंट होता है d² dr, और जो आपका 4 पाई होता है वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये चीज़ याद रखना, बहुत बार लोग गलती करते हैं कि आपको एंगुलर पार्ट नहीं दिया है फिर भी आप ये एंगुलर पार्ट ऐड कर रहे होते हैं। ऐड करके निकाल सकते हैं लेकिन एंड रिजल्ट आपका 4 पाई ही बाहर कांस्टेंट आएगा। तो सिंपल है कि टाइम बचाने के लिए आप इसे याद कर लीजिए कि 4 पाई पहले आ जाती है जब सिर्फ रेडियल पार्ट हो। तो देखिए हम नेक्स्ट देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर 1D बॉक्स जिसका लेंथ A और B, ए बी आपका कोई भी टर्म हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अब क्या है कि प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई थी, आप किसी की भी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लोगे, तो वो सिंपल था, आपका जो भी फंक्शन है और फंक्शन का कॉन्जुगेट का इंटीग्रेशन कर लोगे एक पर्टिकुलर रीजन में A और B। अब देखिए क्या है, सिंपल 1D बॉक्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो सिंपल आप इतना इंटीग्रेट करोगे, बीच में इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या है आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है, ये क्या है, ये इंटीग्रेशन करने के बाद जो फॉर्मूला निकला है वो है, मेनली 1D बॉक्स पे ही अप्लाई होता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, x डिवाइडेड बाई l, l आपकी लेंथ है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n पाई साइन 2n पाई x डिवाइडेड बाई l, और अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है a
और b के बीच में, मतलब पहले आप इसकी जहाँ पे भी x है वहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस इन वापस से पूरे टर्म में a की वैल्यू पुट करेंगे और आपको प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी विदाउट इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, और याद रखिएगा सिर्फ 1D बॉक्स के लिए है। नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या है, आपको ये तो पता चल गया विदाउट इंटीग्रेशन, आपको फॉर्मूला पता है, आपको सिर्फ रीजन पुट करना है जो भी a और b की वैल्यू है। बट देखिए बहुत बार क्या होता है, आपको दिया होता है कि 0 to L/2 के बीच में आप प्रोबेबिलिटी निकालिए, तब तो आप a और b की वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा है लेफ्ट हाफ, तो उसमें क्या है, चलो इसमें भी लेफ्ट हाफ राइट हाफ आप पता कर लेंगे कि लेफ्ट हाफ 0 to L/2 है और राइट हाफ L/2 to L है। काफी बार होता है मिडिल हाफ निकालना है, मिडिल थर्ड निकालना है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए सिंपल, आपको अगर आपको मिडिल हाफ बोला है तो देखिए हाफ मतलब 2, मिडिल भी 2 मतलब 2 into 2, तो आपको 2 into 2 कितना हो गया 4, तो L/4 लिखिए। उसके बाद क्या कीजिए, L/4 को माइनस कर दीजिए L/2 से, जो भी वैल्यू आती है, और जो लास्ट वाली जो आपकी b की वैल्यू है वो आएगी L/2 को प्लस कर दीजिए L/4 से। नेक्स्ट में क्या है कि मिडिल थर्ड मतलब 3, मिडिल मतलब 2, ठीक है। अब देखिए हर टर्म को 2 से इंटू कर दीजिए, अगर हाफ दिया है तो 2, थर्ड दिया है तो 3 और फोर्थ दिया है तो 2 into 4। इंटू करने के बाद क्या आ रहा है आपका 6, तो आपकी क्या करें L/2 को माइनस कर दीजिए L/6 से, और दूसरी तरफ लास्ट टर्म में क्या करिए L/2 को प्लस कर दीजिए L/6 को, आपका a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू। देखिए जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको बहुत निकालने को आएगी। सपोज आपके पास जो m है ऑपरेटर है वो x है, डिस्टेंस का ऑपरेटर है, या फिर लीनियर मोमेंटम का है px के डायरेक्शन में। और फंक्शन देखिए, फंक्शन भी आप अभी जब 1D 2D हम ये सब देखेंगे तो उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं, तो वो फंक्शन होगा, फंक्शन का कॉन्जुगेट काफी टाइम आयोटा नहीं होता, तो आपका फंक्शन और फंक्शन का कॉन्जुगेट सेम ही रहता है। ऑपरेटर के साथ आप ऑपरेट करेंगे तीनों का इंटीग्रेशन, आपका एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल जाएगी। देखिए अगर नॉर्मलाइज्ड है आपका फंक्शन तो आप फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करेंगे, बट अगर आपका जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाली टर्म है उसको डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन का कॉन्जुगेट और फंक्शन को, जिससे आपका जो फंक्शन, जो आपका ओवरऑल फंक्शन है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन एक आइगन वैल्यू इक्वेशन ही है एनर्जी के लिए। इसमें क्या है, सिंपल, इसमें आपका आइगन ऑपरेटर होता है हैमिल्टोनियन, आपकी आइगन जो वैल्यू आएगी वो एनर्जी आएगी। मतलब आप हैमिल्टोनियन किसी भी फंक्शन में, चाहे 1D के फंक्शन में पुट करें, चाहे आप रिजिड रोटर के में करें, या आप SHO के फंक्शन में ऑपरेट करें हैमिल्टोनियन को, तो वो आपको जो आइगन वैल्यू देगा वो एनर्जी होगी, आइगन वैल्यू, और आपका जो फंक्शन है वो एज इट इज एनर्जी के साथ दे देगा। तो देखिए जनरली आपका जो SHO है वो होता है लैप्लेशियन का स्क्वायर। लैप्लेशियन आपको पता है del by del x प्लस del by del y प्लस del by del z, इनका स्क्वायर। साई आपका फंक्शन है प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, और साथ में आपका E माइनस वी। E आपकी एनर्जी है और V आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, उसका फंक्शन इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हमारी वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट में हम देखेंगे 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D, SHO, रिजिड रोटर और हाइड्रोजन एटम का क्विक रिवीजन। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।